देवरिया की जो भूमि है, जमीन है, वो बड़ी कीमती है। 40 के पहले गोरखपुर था। अंतिम कलेक्टर यहाँ का अंग्रेज कलेक्टर विलियम ओबेसी। हाँ, कष्ट जरूर होता है आम आदमी से जुड़ा होने के नाते। जनपद के लगभग हर गांव में 2, 4, 5 गांव से जुड़ा होने के नाते। तो आपके दिमाग में आया होगा ना कि अब तो हम एक तो विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े हैं, संघ विचारधारा से भी जुड़े हुए हैं और इसकी अपनी राजनीतिक पार्टी भाजपा भी है, तो क्या उस दौरान आपके मन में आया कि भविष्य में हो सकता है कि हम भाजपा से जुड़ जाएंगे? उनके दुख को देखने के बाद और उनके लिए उचित समाधान न मिलने के कारण दुख तो रोज होता है। लेकिन सर, जब टीम हमारी रिसर्च कर रही थी तो ये पता चल रहा हम लोगों को कि जब आप छात्र जीवन में थे तो एक आपका अलग ही अंदाज था, हर मुद्दों पे बोलना, कोई भी समस्या विद्यार्थियों के साथ हुआ या समाज के लोगों के साथ हुआ तो उसके लड़ जाना। लेकिन अब आपका वो अलग अंदाज, आपका वो अलग तेवर अब नजर नहीं आता है। इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है कि आप फिर उस अंदाज में नहीं रहते? नमस्कार, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। जनप्रतिनिधि संवाद के क्रम में आज के हमारे खास मेहमान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो छात्र जीवन से ही राजनीति में गहरी रुचि रखते हैं। छात्र राजनीति के दौरान ही छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए कई बड़े आंदोलनों के हिस्सा रहे। एक शिक्षाविद डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी सर हमारे साथ उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, हम खास बातचीत करेंगे, उससे पहले हमें जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई और कहाँ से हुई है? शिक्षा तो लगभग काशी से हुई है जी। हिंदी में कहें तो विद्या वारिधि हुई है और सामान्यतः लोग उसको जी। और उसके पहले जो चीजें हुई है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। विद्या वारिधि हो गया, मैंने पीएचडी हो गई, तो इसके नीचे जरूर सब हुआ ही होगा और सब काशी में हुई उसके बीच में, और उन तीनों विश्वविद्यालयों में हुई। जी। काशी के जो 3 प्रमुख विश्वविद्यालय हैं उन तीनों विश्वविद्यालयों। सर, आप छात्र राजनीतिक संघर्षों के दौरान की कोई ऐसी कहानियां जो आप इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से जनता को बताना चाहें? मेरे जीवन को बदलने में विद्यार्थी आंदोलन कर सकते हैं इसी का योगदान है। इस प्रदेश में द्वितीय राजभाषा को उर्दू के रूप में स्थापित किया गया जी, जिसके विरोध में द्वितीय राजभाषा संघर्ष समिति का आंदोलन चला और मैं बहुत छोटा विद्यार्थी था, उसमें ग्रेजुएशन में भी नहीं था। लेकिन काशी में मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। 80 पर मैं रहता था जी। हाँ, उसके पहले मैं गांव से ही संघ का स्वयंसेवक हो और भाटपा रानी के बीआरडी कॉलेज से मैंने प्राथमिक शिक्षा पर आईटीसी जिसको कहते हैं जी, तो मैं करके ही काशी गया। गांव पर अपने शाखा लगाया। गांव पर रहना कम हुआ, मेरे पिताजी नौकरी में थे इसलिए, लेकिन 2-3 साल रहा तो उसमें शाखा लगने लगी। बनारस गया तो सामान्य तौर पर मान्यता है कि 80 का इतिहास में जिसको मानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई 55 के दिनों में 80 पर काशी में रही। वो 80 घाट का आप कह सकते हैं कि उत्तरी इलाका, वहाँ से सीधे चौराहा दिखता है। वहीं पर एक लक्ष्मीबाई शाखा थी, शाखा में जाने आए और संस्कृत पढ़ने गए थे काशी, तो सामान्यतया आंदोलन शुरू हुआ द्वितीय राजभाषा का और हम लोग हॉस्टल में रहते थे। और उस समय के.एन. गोविंदाचार्य जी विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन, उनका काशी प्रवास बहुत इसलिए भी होता था कि उनके पिताजी संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे जी। मैं भी नाम भूल रहा हूँ, और बड़े राज्य विद्या के बड़े पंडित माने जाते हैं। सामान्यतया दक्षिण भारत के लोग वैदिक साहित्य या वैदिक वाङ्मय में जब जाते हैं तो अपने इस उत्तर भारत के लोगों से थोड़ा अलग दिखते हैं और आकर्षित भी करते हैं। तो उनके पिताजी भी आकर्षित करते थे और के.एन. गोविंदाचार्य जी भी, उनको हम लोग सामान्यतः प्रेम से गोविंद जी कहते हैं, गोविंदाचार्य जी, वो भी हम लोग को बहुत आकर्षित करते थे और उस आकर्षण के नाते हम लोग उनसे बातचीत करते थे और उस संगठन की समझ नहीं थी। तब तक कांग्रेस की सरकार ने द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू को ले दिया, प्रदेश में आंदोलन।
मुझे लगता है ठीक ठीक याद है तो नारायण चतुर्वेदी जी बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने एक बड़ा पुरस्कार भी लौटाया था, भारत भारतीय ऐसी तरह, जिससे वो आंदोलन थोड़ा और उसको हवा मिली। और ये आंदोलन विद्यार्थियों का न रह के समाज जीवन का आंदोलन हो गया। अच्छा। और वहीं 80 पर एक सामान्य धरना हुआ, उस धरने में हम लोगों की गिरफ्तारी हो गई। 17-18 साल की उम्र में हम लोग जेल चले, हम ही नहीं गए, ऐसे 25-30 लड़के चले गए, कुछ नेता भी गए जो उस समय नेता भी थे। सुरेंद्र सिंह जी, मुझे याद है कि उसके प्रदेश के संयोजक हुआ करते थे, गुजरी राजभाषा के। जब जेल से लौट के आए तो बनारस को आंदोलनात्मक दृष्टि से 4 भागों में बांट के एक का मुझे संयोजक बनाया। आंदोलन विद्यार्थी परिषद द्वारा ही था, लेकिन द्वितीय राजभाषा इसलिए कि बहुत सारे लोगों को विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में काम करने में आपत्ति थी, तो एक सामान्य तौर पर संघर्ष समिति बनाई। गोविंद जी कभी आते थे। कुल मिला के विद्यार्थी आंदोलन के दौरान ही और वहीं से परिषद से जुड़ा। अच्छा। लेकिन वैचारिक आधार पर परिषद के पहले ही मैं संघ का स्वयंसेवक हो गया था, और सांगठनिक विचार आप आगे बात करें। तो सर, जब आप अभी बात बता रहे थे कि आप जब जेल में गए थे, तो अक्सर हम देखते हैं कि जो उस उम्र के युवा होते हैं वो एक बार जब जेल में जाते हैं तो उनको लगता है कि अब हम बड़े नेता बन जाएंगे। तो क्या राजनीति करने का विचार उस समय ही आपके दिमाग में आ गया कि हम तो जेल में चले गए हैं, हमने सब कुछ देख लिया है कि जेल क्या होता है, पुलिस के धंधे क्या होते हैं, तो अब हमें राजनीति आ जाना चाहिए? नहीं, मैं इस प्रश्न को दूसरे रूप में समझता हूं। जी। बहुत सारे लोग राजनीति करने आते हैं, बहुत सारे लोग राजनीति को जीते हैं जी, और बहुत सारे लोग समाज में परिवर्तन करने के लिए काम करते हैं, जिसको समाज राजनीति के रूप में जानता है। बिल्कुल। और एक सामान्यतया लोकतांत्रिक राष्ट्र में अवधारणा बन जाती है, कोई भी आप सामाजिक कार्य भी करेंगे तो उसमें उसका जो बीज मंत्र है वो या तो समाज कह के आरोपित कर देता है कि राजनीति है, बिल्कुल, या करने वाले के मन में भी होता है कि आगे चल के कुछ राजनीतिक इसका माइलेज मुझे लेना चाहिए। हम लोग जिस पाठशाला से आए, संघ स्कूल ऑफ थॉट से, उसमें इस तरह की प्रेरणा नहीं थी। उसमें ये प्रेरणा जरूर थी कि देश का जो सामाजिक ताना बाना है वो भारत के मूल लोगों के खिलाफ हो गया। टूरिज्म के नाम पर भारत के मूल लोगों को उस दशक में एक प्रकार से दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया। तो जो 1925 में संकल्पना थी परम पूज्य हेडगेवार जी की, उस संकल्पना को जितनी अपनी समझ उस दौर में थी, उस समझ के साथ कि नहीं, देश के लिए संगठन से जुड़ना, वह संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उस संगठन से अनुप्राणित होकर के उसके वैचारिक अधिष्ठान को लेकर के विद्यार्थी के नाते विद्यार्थी परिषद में काम करना, ये था। इसके आगे का बहुत, अब उसको आप सामान्यतः आज की भाषा में कहें तो हम लोग कैरियरिस्ट नहीं रहे। एक कैरियरिस्ट होता है कि जो अपना बायोडाटा समृद्ध करता है, आज भी नहीं है। मैं नहीं हूँ, मेरी जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है राजनीति में अपने पेपर की कटिंग, अपना इंटरव्यू, अपना ये फोटो, अपना वो फोटो, वो स्वभाव में ही नहीं आया। इसलिए मैं राजनीति करने का मन उस समय आया ऐसा नहीं है। लेकिन भारत में तो अगर 1952 में संविधान लागू हुआ उसके बाद से हर आदमी राजनीति कर, बिल्कुल, फिर भी उसमें तो आपके दिमाग में आया होगा ना कि अब तो हम एक तो विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े हैं, संघ विचारधारा से भी जुड़े हुए हैं, और इसकी अपनी राजनीतिक पार्टी भाजपा भी है। तो क्या उस दौरान आपके मन में आया कि भविष्य में हो सकता है कि हम भाजपा से जुड़ जाएंगे? नहीं, वो उसको ऐसे समझिए, अभी भी मैं स्पष्ट करूं कि उसमें ये हमेशा हम पढ़ने गए हैं, ये मन में भाव था। आज भी मैं अध्यापक हूँ तो ये मन में भाव रहता है कि मेरा प्रथम काम अध्यापक होना है जी। मैं इसको बार बार अपने यहाँ अपने मित्रों के बीच में हंसी में कहता हूँ कि लड़का पहले पैदा होगा तभी उसका छठियार होगा।
बिल्कुल बिल्कुल। अब विद्यार्थी नहीं है तो विद्यार्थी परिषद में काम नहीं कर पाते। तो इसलिए जिस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, मैं अभी भी इस पर कायम हूँ कि हम लोगों के मन में ये नहीं था कि भाजपा से जुड़ेंगे या विद्यार्थी परिषद में आए हैं तो इसका हमको ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। लगभग मैं विद्यार्थी कालखंड में 10-12 बार भी 11 बार का तो मुझे याद है। कुछ हमारे मित्र लोग हैं जो उस समय के थे, अभी राजकुमार भी हैं, कमल ज्योति के संपादक हैं, वो भी हमारे साथ एक बार जेल गए। तो उसकी फोटो मुझे भेजे तो मुझे ध्यान में गई, इस बार भी हम लोग जेल गए। अच्छा जी। गोदौलिया में पुतला फूके थे। जीवन बनता ऐसे नहीं है कि कोई सोच के कुछ कर देगा। ऐसे जीवन जब भी बनेगा तो वो कोई पदाधिकारी हो सकता है, उसके जीवन में राजनीतिक आदर्श तो राजनीति का जो जीवन मूल्य है, राजनीतिक जो मूल्य है कि हम राजनीति में हैं तो आखिर क्यों हैं, हम किसी दल में भी काम करते हैं तो क्यों करते हैं, बिल्कुल जी। हमारा आपसे जो रिश्ता है वो आखिर क्यों है। तो वो अपने मन में नहीं आया कि नहीं हम ये करेंगे फिर आगे ये करेंगे, फिर हम किसी चीज को सीढ़ी बनाने का मन में ही नहीं आया। हाँ, स्वाभाविक क्रम में एक वैचारिक धारा के साथ एक निष्ठता के साथ आदमी काम करता रहा। तो सब लोग संघ स्कूल ऑफ थॉट से ही निकले हैं, तो जिस उम्र में विद्यार्थी थे विद्यार्थी परिषद में काम किए, उम्र बड़ी हुई तो भाजपा। लेकिन सर जब टीम हमारी रिसर्च कर रही थी तो ये पता चल रहा हम लोगों को कि जब आप छात्र जीवन में थे तो एक आपका अलग ही अंदाज था, हर मुद्दों पे बोलना, कोई भी समस्या विद्यार्थियों के साथ हुआ या समाज के लोगों के साथ हुआ तो उसके लड़ जाना। लेकिन अब आपका वो अलग अंदाज, आपका वो अलग तेवर अब नजर नहीं आता है। इसके पीछे का सर मुख्य वजह क्या है कि आप फिर उस अंदाज में नहीं रहते हैं? आप नहीं, वो अंदाज इस समय रहा भी नहीं जा सकता है। वो अंदाज दूसरा था और वो अंदाज रहा जाता तो अभी तक कुछ बहुत अच्छा नहीं होता। ये जरूर है कि आज के नौजवानों को मैं देखता हूँ एक अपने संकल्प के प्रति कोई समर्पण नहीं। जब किसी नौजवान में देखता हूँ तो मन को, और कोई आदमी संपूर्ण समर्पण के साथ तब तक काम नहीं कर सकता है जब तक वो अपने संकल्प के साथ खड़ा न, और जो अपना भविष्य बहुत देख करके चलता है, ये करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, ये करेंगे तो ये खराब हो जाएगा, ये करेंगे तो वो नाराज हो जाएगा, तब तक वो फिर जीवन नहीं जी पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी का क्या है कि एकदम वो कैरियरिस्ट है कि नहीं वो अमुक काम कर देंगे तो अमुक नाराज हो जाएगा। वो हम लोग के जीवन में नहीं रहा। अब आपका जो प्रश्न है, मूल प्रश्न, वो मैं बता रहा हूँ। 99 में मैं गौरी बाजार में प्रिंसिपल हो गया तो भूमिका बदल गई, व्यक्ति की भूमिका बदल गई, और भूमिका बदलने के बाद एक जो अध्यापक होने की जो मर्यादा है, गरिमा है, जो सामाजिक एक उत्तरदायित्व है, जो समाज ने सम्मान दिया उसको भी बचाना है, तो उसके नाते जो तेवर आप विद्यार्थी जीवन में जो रिसर्च में पाए होंगे वो अब होना भी नहीं चाहिए जी। वो दूसरे का काम है। आपको जान के आश्चर्य हुआ कि मैं जब विश्वविद्यालय से निकला और नौकरी में आया, उसके बाद से पलट के मैं अपने कैंपस में नहीं गया, क्योंकि वो मेरी भूमिका वहां समाप्त हो चुकी। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ के हैं, अभी भी चुनाव लड़ने लड़ाने शासन का जाते, इसलिए उस तेवर का होना ही आवश्यक नहीं है। लेकिन जिस तेवर का होना आवश्यक है उस तरह का कोई भी अवसर मिलेगा तो मुझे लगता है कि जो आज दिख रहा है राजनीतिक परिदृश्य वो नहीं। बिल्कुल। क्योंकि ये किसी को भी नहीं सोचना चाहिए कि जिस दायित्व को दल ने और समाज ने या जनता ने हमको दिया है, इस कार्य से कल उस दायित्व पर क्या परिणाम आने वाला है, क्या असर आने वाला है, या कोई भी व्यक्ति अगर सोच के चलता है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे समाज जीवन में काम करने वाला कोई भी घटक हो,
वो जिसके प्रति ईमानदार उसको होना चाहिए, वो ईमानदार हो नहीं सकता। और वो ईमानदार जब नहीं होगा तो अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन सर, जब आप उस समय छात्र जीवन में जब आपका अलग अंदाज था, तो वो आप उन दिनों को कभी याद करते तो आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि काश मैं उसी तेवर वाला व्यक्ति रहता, हमारा जड़वा रहता, मैं जो चाहता वही करता? आपको कभी इस बात की दुख नहीं होता? नहीं, दुख नहीं है इसका। मनुष्य के मान लीजिए कि जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय जिसको कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वैसे ही जीवन को भी 4 भाग, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। तो इन चारों में जीवन के कालखंड को बांटा और इन चारों कालखंडों में जीवन के पुरुषार्थ को भी बांटा। तो जो बचपन के जो काम है वो बुढ़ापे में होने पर ठीक नहीं। कष्ट इसलिए नहीं कि जब मैं जिस भूमिका में रहा जी, उस भूमिका का ठीक से निर्वहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर उसमें कोई कमी आएगी, अब जो आप जहां पहुंच जाना चाहते हैं तो उस तरह का भी मुझे कोई दायित्व तो मिला नहीं है। वो मिलेगा तो जैसे आज की जो भूमिका है और उस समय की भूमिका में आप परिवर्तन देख लेंगे। बिल्कुल, आगे सर इस विषय पे भी मैं बात करूंगा। वो पुनः बैग चला जाएगा। क्योंकि अभी वो भूमिका नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कष्ट जरूर होता है। आम आदमी से जुड़ा होने के नाते जनपद के लगभग हर गांव में 2, 4, 5 गांव से जुड़ा होने के नाते उनके दुख को देखने के बाद और उनके लिए उचित समाधान न मिलने के कारण दुख तो रोज होता है। बिल्कुल। लेकिन हम उस अधिकार में नहीं है या हमको वह दायित्व ही नहीं है जिसके नाते आदमी उसको कह सकते हैं कि मूल फील्ड पर आदमी न खेल करके फील्ड के बाहर लेकिन खेलता तो जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं खेलता। तो जो आप जहां आप मुझको ले जाना चाहते हैं उसका उत्तर यही है कि जब अवसर आएगा तो बिल्कुल सर। सर, इस देवभूमि देवरिया के बारे में कोई ऐसी विशेष बातें जो देवरिया के साथ साथ पूरे देश के लोगों को जानना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं। ये मुझे लगता है कि जब से जनपद देवरिया में और हमारे ही दल जो इस देवरिया के मूल निवासी नहीं थे, उन लोगों ने देवरिया शब्द को लेकर नया नया प्रतिमान करना शुरू किया, नए नए शब्द करना शुरू किया, क्योंकि उन लोगों को बताना था कि मैंने हम देवरिया बड़ी इज्जत। वो ऐसे ही था कि जैसे हम अपने पिताजी को रोज रोज कहे कि आप हमारे पिताजी हैं, आप हमारे पिताजी हैं, आप हमारे पिताजी हैं। ये ऐसा ही था। आप पत्रकार हैं, इसको रोज कहने क्या है? पत्रकार तो हमारे कार्यों से विचारों से दिखेगा। पलट के कोई पूछे कि देवभूमि जो कहा जाता है उसका आधार क्या है और कौन लोग ये कह रहे हैं। बिल्कुल। मेरी बात को किस रूप में प्रसारित कर दिया जाएगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन क्या आधार है? ये सरजू और सदानीरा के बीच की बसीय धरती, नारायणी के बीच की बसीय धरती, इसके बारे में जो लोग देवभूमि बोलते हैं उनको ज्ञान क्या है? तो एक गढ़ा जाता है कि माने हमारा चोला ठीक है जी। ये मैं बार बार कहता हूँ कि देवरिया रहने का स्थान नहीं है जी, जीने का स्थान। अब कुछ लोग रहने आए तो उनको कहना पड़ता है कि क्वार्टर बहुत अच्छा है, ये इसका कमरा बहुत अच्छा है, ये नहीं, ये अच्छा नहीं है तो अब इसको छोड़ दो, 3 BHK लेना। नहीं, अब ये नहीं मिलेगा तो वो कर ले, वो वाला नहीं मिलेगा तो हाँ रख ले। देवरिया के लोगों को कहाँ इससे दिक्कत है कि देवभूमि है कि देवरिया है? नहीं, हम लोग देवराहा बाबा के महिमा मंडन के बारे में बहुत कुछ सुना है। सर, क्या महिमा मंडन लोग कहते हैं कि उनके नाम के आधार पर भी देवरिया पड़ा, तो सर उसके बारे में कुछ आप बताएं। उसके पहले देवराव बाबा यहाँ के नहीं थे, यहाँ आकर के उन्होंने आश्रम बनाया और नागरपुर के किनारे, यहाँ आश्रम
वहां बचार पर रहते थे। लेकिन देवरोहा बाबा यही क्यों आए? अरे ये जिला हमको लग रहा है कि 48 का है, 48 के पहले गोरखपुर था। अंतिम कलेक्टर यहाँ का अंग्रेज कलेक्टर विलियम ओबे सिंह है, जो देवरिया का जो गजेटियर है उसमें। तो अब उसके पहले बहुत सारे साधक आ चुके हैं, और आज भी देवरिया से निकले हुए लोग वर्तमान युगानुकूल परिस्थितियों में देश और दुनिया में बहुत बड़े नाम हैं। ये तो सही है, देवरोहा के नाम पर ही देवरिया पड़ा ऐसा नहीं, ये देवरिया के साथ अन्याय है। देवरोहा के नाते देवरिया का सम्मान बढ़ा, इस बात से हर व्यक्ति को सहमत होना चाहिए। मैं आपके प्रश्न को उल्टे ढंग से अगर समझूं तो इस मिट्टी में कोई ऐसी चीज है कि सेवा करना हुआ तो बाबा राघव दास यहाँ चले जी, विनोबा भावे यहाँ चले आए, देवरोहा साधना करना हुआ तो यहाँ चले। इसको ऐसे समझिएगा, ये प्रश्न आपके मन में जो उभर रहा है वो जो आपने प्रश्न किया है, वो प्रश्न उसी भावभूमि से उभर गया है जो देवभूमि जो चिल्लाया जा रहा है। देवरिया में कोई ऐसी चीज है जो महापुरुषों को खींचती है और वो देवरिया को कुछ देते हैं। इस संबंध में सर आपके कोई विचार अपने हैं क्या कि ऐसी क्या विशेषता देवरिया की रही है? हाँ, वो एक तो जो सरजू गंगा के बाद अगर सर्वाधिक कोई पवित्र नदी है जिसको हम लोग गंडक कहते हैं, सामान्यतः पुराण में उसको सदा नीरा कहा, ये सूखती नहीं, ये भी हिमालय की नदी है, छोटी नदी। और नारायणी जिसमें शालिग्राम का जन्म होता है, जो कुशीनगर में होता है, बड़ी नारायणी। तो नारायणी और ये गंडकी और ये सरजू के बीच का जो यहाँ से लेके अवध तक का नदी के इसको हम सरवार की भी धरती कहते हैं। आप विश्वविद्यालय से पढ़े हैं तो आपका जो एकेडमिक केवल पत्रकारिता में नहीं रहा, सामान्यतः आपका ज्ञान भी हो जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा हिंदी साहित्य में और संस्कृत साहित्य में जितने विद्वान हैं, जितनों को पढ़ा जा रहा है, जितनों को पढ़ाया जा रहा है, इसमें लगभग 80% लोग माने हरैया, आज का हरैया से और गोपालगंज के इस बीच का है, सीमांत तक के बीच का है। बिल्कुल बिल्कुल, नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, नाम आप समझ गए होंगे, वो चाहे विद्या निवास दे रहे हों, चाहे राजबली पहाड़ी दे रहे हों, चाहे जितने नाम यहाँ से लेके वहां तक रामचंद्र से जुड़ रहे हो। इसको थोड़ा और परिभाषित आप करेंगे, क्यों दोनों कोई आप कबीर जैसा आदमी काशी छोड़ के सब मगहर आ गया, ये वही मिट्टी है। दूसरा, आप इस इलाके में घूमते हैं, जिस प्रकार के शिवलिंग आपको प्राप्त होते हैं इसी इलाके में, वो अद्भुत प्राचीन है, उससे लगेगा आपको ये साधना का स्थल। जिस प्रकार की देशज पूजाओं का विधान है अपने इस क्षेत्र में, केवल देवरिया नहीं, मैं पूरे को कह रहा हूँ, देशज जिसको अपने परम बाबा की पूजा करते हैं, काली माई की पूजा करते हैं, जिस प्रकार की संस्कृतियों का गठन यहाँ पर परिवार नामक संस्था से, कुटुंब नामक संस्था से ऊपर तक प्रवाहित होता है, वो अन्य इलाकों में कम देखते हैं। तो इसीलिए आप देखे होंगे पूरे देश में हर इलाके का एक अपना अपना क्षेत्रीय स्वभाव बना कि हमको अलग करो, हमको अलग प्रांत बनाओ। लेकिन इस पूर्वांचल के इस हृदय स्थल पर जहाँ बैठे हैं और यहाँ से लेकर के वहां तक गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, गोपालगंज, सिवान जोड़ लीजिए, भाषा के स्तर पर भी और संस्कृति के स्तर पर भी हम एक। लेकिन कभी उस आंदोलन को समर्थन नहीं मिला, क्योंकि हम भारत से अलग होकर के कुछ सोचते ही नहीं। माने ये पूर्वांचल जो है, जो ये सरवार की धरती है, इसके यहाँ के रहने वाले प्रत्येक मनुष्य में ये भाव रहता है
कि हम बोलते हैं यानी भारत बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको थोड़ा सा इसमें जो दरकन आई, वो राजनेताओं ने थोड़ा इसको अलग अलग खंड खंड टुकड़ों टुकड़ों में करके सोचने का स्वभाव बनाया आम आदमी का, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव वो नहीं है। हम बोलते हैं तो ये मान के बोलते हैं कि भारत बोलता है, इसीलिए पूर्वांचल बनाओ कई बार आंदोलन चलाने का लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कुछ चल नहीं पाया, क्योंकि हमने जब जब कुछ दिया है तो पूरे देश के लिए, वो इस इलाके में आप वो जो मिट्टी की सुगंध है वही महापुरुषों को खींच के ले आ रही है, और वो किसी के कहने से नहीं आते हैं, और उस मिट्टी का जब काम खत्म होता है तो चले। सर आप एक प्रधानाचार्य भी हैं, तो बतौर शिक्षक, बतौर प्रधानाचार्य वर्तमान समय में विद्यालयों का संचालन करना कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है? चुनौती बहुत नहीं है, 25-30 साल से प्रधानाचार्य, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम नहीं है। काम इसमें जो बड़ा है, किसी भी संस्था के केंद्र में न उसका भूमि है, न उसका भवन है, न उसका कार्यालय है, न उसका अध्यापक है, न उसका प्रधानाचार्य। विद्यालय के केंद्र में विद्यार्थी है। विद्यार्थी नहीं होगा तो ये सारे जो अंग हैं, उसके जितने घटक हैं, इन घटकों के होने के बावजूद भी विद्यालय नाम की कोई संस्था नहीं है। तो हम सब लोग विद्यार्थी के लिए जीते हैं। आज की तारीख में जो आपका प्रश्न है कि चलाने में कितनी कठिनाई होगी, इन अंगों को, तो विद्यालय को भी मैंने बताया आपको, ये अंग आज की तारीख में थोड़ा इस भाव के साथ काम करने में अभाव महसूस कर रहे हैं कि विद्यार्थी विद्यालय के केंद्र में। हमारा जीवन यहाँ जब से हम आए हैं और जब तक जाएंगे इस संस्था से, तब तक विद्यार्थी समर्पित है, इस भाव में कमी आई है और इधर के कालखंडों में आई है। तो उससे थोड़ा अनुशासन में, पठन पाठन में थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ दिखने लगती हैं, फिर भी उसको एक प्रेरणा दे करके, थोड़ी बातचीत करके आदमी उसको सकारात्मक दिशा में ले जाता है। मैं इशारा ही कर रहा हूँ इस बात को आप समझ। सर हालांकि आप एक शिक्षाविद भी हैं, अगर आपको अवसर मिलता है तो देवरिया के इस शिक्षा क्षेत्र में ऐसा क्या पहल करना चाहेंगे जिससे यहाँ की जो बौद्धिक संपदा है वो पूरे राष्ट्र पुनर्निर्माण में अपनी सफलता सुनिश्चित करे? देखिए, तो मैं थोड़ा इसको दूसरे रूप में कहूं कि शिक्षा का कोई क्षेत्रीय स्वरूप नहीं होता है। भाषा का भी कोई क्षेत्रीय स्वरूप नहीं है। बोलियों का एक क्षेत्रीय स्वरूप है। बोली और भाषा के अंतर को भी समझना चाहिए। भाषा उसी को कहते हैं जिसका अपना व्याकरण है, सामान्यतया अकादमिक अर्थों में उसी को। बोली और भाषा में अंतर करके चीजों को समझेंगे तो ठीक प्रकार से। अब देवरिया के लोगों के लिए शिक्षा का कौन सा ऐसा प्रतिमान गढ़ दिया जाए कि जैसे शिक्षा हो जाए। ये 1980-82 के तक देवरिया को उत्तर प्रदेश का केरल कहा जाता है। ये सरकार का आंकड़ा है। केरल इस संदर्भ में ये यहाँ की साक्षरता दर पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिलों में सबसे ज्यादा है। तो इसलिए देवरिया की जो भूमि है, जमीन है, वो बड़ी कीमती किस अर्थ में? ये उत्पादक भूमि है, यहाँ कुछ भी डालिए होता है। तो यहाँ 200 एकड़ अगर कहीं आप कवर कर देंगे किसी चीज के नाम पर, तो उससे जितना फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा का नुकसान हो जाएगा। मैं एक अलग ढंग की बात कर रहा हूँ। जैसे आप अपने किसी भी गांव में का सर्वे करिए तो 150, 200 बीघे, 400, 300 बीघे का गांव है, और 2000, 1000, 500, 1500 का गांव है। किसी के पास 5 बीघे खेती है, किसी के पास 10 बीघे की है, किसी के पास 10 कट्ठे की है। माने एक मध्यम वर्ग का किसान अपने यहाँ रहता है, लेकिन जिसके पास 2 बीघे भी है वह 2 बीघे से भी आराम से रह लेता है अन्य इलाके की 50 बीघा की। मैं बुंदेलखंड के संदर्भ में कहा।
वहाँ के लड़के हम लोग साथ पढ़ते थे, वो कहते थे 50 बीघा है, कितना हुआ गेहूँ? 5 क्विंटल। हमारे यहाँ 1 बीघा होगा तो अच्छा गेहूँ हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ की जमीन को बचाना, ये बड़ा काम। ये अगर नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं पूर्वांचल में, इस जिले में कोई उद्योग नहीं जी। एक ही उद्योग यहाँ लग सकता है जो चलता भी रहा है, वो है चीनी। चीनी मिल की बहुत आवश्यकता है, क्यों नहीं लग पा रहा है? क्या कारण? तो सर कई सारी चीनी मिल लगी हुई थी, लेकिन तो सब बंद हो गई। तो और मुझे जितनी जानकारी है, एशिया की पहली चीनी मिल देवरिया में लगी। वो शायद प्रताप जी। एशिया की पहली चीनी मिल बजाज ग्रुप ने लगाया, जनरल बजाज। आज भी वो चीनी मिल चल रही है। बिल्कुल। और आज अगर चल रही है तो मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, यो महाराज जी जो उत्तर प्रदेश के महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, महाराज जी के दबाव के नाते बहुत लाभ में नहीं चल। वो एकदम बजाज परिवार का जो समाज सेवा का काम है, उसके नाते ही वो चल। लेकिन चीनी मिल की आवश्यकता है। चीनी मिल को बनाने में किसी की जमीन लेने की जरूरत नहीं है। पटने चीनी मिल की जमीन है, पटने में फंसी है, जमीन पहली वो उसकी ठीक ठाक से पटने से बाहर निकले, जहाँ थी वहीं बनाई जा सकती है। हालांकि तो उससे हमारा किसान मजबूत होगा और हमारी मिट्टी बची रहे। देश में संकट मिट्टी बचाने का है। गाँव में जो दूसरा मिट्टी पर खतरा है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ताला बंद करके बाहर जा रहा है गांव में, उसके घर में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आ रहा है तो गांव के बाहर बड़ी मकान बनवा रहा है, जिसमें उसका उतना उपयोग नहीं है जितना वो बना रहा है। उसमें कहीं न कहीं प्रदर्शन की भी चीज है। वो प्रदर्शन कर रहा है गांव में कि हम गांव में 1 नंबर के आए। वो जमीन का सबसे शत्रु हो गया, अपनी ही जमीन खा रहा है, लेकिन उस जमीन का फिर कोई उपयोग नहीं। फिर उसके यहाँ भी ताला बंद हो जा रहा है, उसका दरवाजा जो कंकड़ का, वो पूरे गांव के पर्यावरण को भी बिगाड़। इसको लिए जागरूकता चला के इसको बचाना पड़ेगा। इस संकट को अभी आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। यहाँ से आप अगर सलेमपुर जाइए तो सलेमपुर टू देवरिया, देवरिया टू सलेमपुर, लग रहा है कि सब एक में मिलता जा रहा है। आज से 20 साल पहले यहाँ से ये फुकुंदू से लेकर के और सलेमपुर तक दोनों तरफ पेड़ हुआ करते थे, और मोटरसाइकिल से आदमी जाता था तो एक अलग तरह का ठंडा लगता था। विद्यार्थी संत विनोबा, BID PG, यहाँ फलाने SSBL महाराजा से पढ़ के साइकिल से जाते थे और वो वहाँ जाके बैठ जाते थे, अरे इधर ठंडा हो। वो खतरा है और ये यही नहीं बढ़ा है, हर गांव में बढ़ा है। लोग एक आप लोग अनुभव करिएगा तो एक बड़ा सा हाथा, उस हाथे को खड़ंजा कराना, वो बड़ा सा मकान बनवाना, जिसको जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को जरूरत नहीं है। बहुत सारे जो बड़े लोग हैं जिनके यहाँ 10 गाड़ी है, 10 ट्रैक्टर है, उनके यहाँ काम है, उनके यहाँ 50-60 बीघा खेती है, ऐसे लोगों को गेहूँ सुखाना है, चाहे धान सुखाना है तो बनवाते हैं। लेकिन अब तो बहुत कम संख्या में ऐसे लोग हैं, हाँ, जिनको दिखाने के लिए बनाते हैं, वो असली शत्रु हो गए हैं अपनी जमीन। बेचने वाले तो शत्रु है ही हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं वो बड़े शत्रु। तो जो देवरिया के लिए शिक्षा का देवरिया के जो हमारा जो DNA है ना देवरिया का, जाति का नहीं मैं कह रहा हूँ, देवरिया या पूर्वांचल का कह लीजिए, वो ज्ञान का DNA है जी। तो आप यहाँ पढ़ाइए, चाहे उसको माखनलाल चतुर्वेदी पढ़ाइए, चाहे उसको JNU पढ़ाइए, चाहे उसको DU पढ़ाइए, चाहे बोस्टन में पढ़ाइए, चाहे लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स पढ़ाइए, चाहे रूड़की विश्वविद्यालय में पढ़ाइए, चाहे कानपुर आइए, पढ़ने तो यहाँ का लगता है। और शिक्षा राज्य व्यवस्था में भी घर से दूर रही है। और कतई जो ये लुभावन बात बोलते हैं लोग कि देवरिया में हर जिले में विश्वविद्यालय खुले, ये ठीक बात है, लेकिन हर जिले का विश्वविद्यालय दिखे, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। विश्वविद्यालय खोलना महत्वपूर्ण नहीं है, विश्वविद्यालय के अपने कुछ मानसिक उसका धरातल होता है, केवल बिल्डिंग नहीं होती।
कि हम वैश्विक सोच के साथ विश्वविद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमको यहाँ का आदमी वैश्विक सोच के साथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तब वो विश्वविद्यालय है। जी। मैं नाम नहीं लूंगा, विवाद होगा। एक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है, तो हम लोग जब बनारस में छात्र राजनीति में थे, मैं शासन का अध्यक्ष था, तो सब विश्वविद्यालय में जाना था। तो एक विश्वविद्यालय को हमारे एक मित्र थे, वो कहते थे, विद्यापीठ के शासन के अध्यक्ष थे, तो कहते थे कि ये विश्वविद्यालय अभी डिग्री कॉलेज होने की प्रक्रिया में चल रहा है। आते थे हम लोग विश्वविद्यालय, क्योंकि वो घुसते ही वो कास्ट की बातें, अर्थ की बातें, ठेकेदारी की बात, माने जिससे पढ़ाई लिखाई का कोई संबंध न हो, सारी बातें उस विश्वविद्यालय में नाम लेना उचित नहीं। जी। कहने का आशय ये है कि हमारा वो जो जिस दृष्टि के साथ विश्वविद्यालय कोई जरूरी नहीं है कि हर जिले में विश्वविद्यालय। नहीं, अभी तो नई शिक्षा नीति की निमित्त सर ऐसी योजना बनी है कि जिस प्रदेश के हर जिलों में नए विश्वविद्यालय खुले ही जाएंगे। वो जो चीज है बसपा की सरकार थी, रंगनाथ मिश्र जी माध्यमिक शिक्षा के मंत्री, जूनियर स्कूलों को इंटर कॉलेज बना दिया, याद होगा। अभी आप कल परसों देखे होंगे कि अच्छा संख्या नहीं हो रही है, इस नाते उन स्कूलों के भी मर्जर की बात है। बिल्कुल सर, इस विषय में बात करूँगा आपसे। उसकी बात मैं कह रहा हूँ, विश्वविद्यालय हर दरवाजे पर शिक्षा जानी चाहिए, लेकिन शिक्षा के केंद्र जैसे बनना चाहिए, तभी उसका अर्थ निकलेगा, नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए देवरिया ज्ञान का केंद्र है। देवरिया में क्या चाहिए, मैं एक बात और आपको कह देता हूँ कि बहुत सारे नेताओं को और बहुत सारे मंचों पर भी मैंने कहा, एक बात यहाँ के लोगों को कहना छोड़ देना चाहिए कि देवरिया पिछड़ा जिला है। कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो पिछड़ा जिला, आजादी के बाद, आजादी के पहले देवरिया कुशीनगर एक जिला था, 12 चीनी मिलें काम कर रही थी, यानी किसान समृद्ध था, उद्योग समृद्ध था, किसी जिले में नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, आजादी के पहले और आजादी के बाद जो कुछ भी हिंदी साहित्य और संस्कृत साहित्य में देश और दुनिया में पढ़ाया जा रहा है, उसमें देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, सिवान, गोपालगंज का ही योगदान है 80%। नाम लेके समय नहीं बढ़ाना। दूसरा, इस मिट्टी का जान लीजिए, नारायणी किनारे ज्ञान का कैसा ही क्षेत्र है, इसको किस रूप में लिया जाएगा मैं नहीं जानता। इस धरती पर मंडन मिश्रा आए थे मिथिला, मंडन मिश्रा के यहाँ शंकराचार्य आए थे, पराजित होकर गए। मेरा ये कहना है, ये ज्ञान की भूमि है, ये बचेगी कैसे? बिल्कुल, ये आधुनिकता के संताप से कैसे बचेगी? ये झूठे आश्वासनों से कैसे बचेगी? इस पर काम करना चाहिए। और आप कल्पना करिए ना कि किसी जनपद का सर्वे उठाइए और केवल इस जिले में भाटपरानी 1 लाख, बिहार का सटा इलाका है, जितना उस इलाके में इंटर कॉलेज है और डिग्री कॉलेज है, दूसरी जगह क्यों नहीं होगा? कहीं नहीं होगा। और तो पिछड़ा इलाका, तमाम सारे नेता लोग बोलते हैं उसको पिछड़ा कर देंगे, बिल्कुल मामले में पिछड़ा है। वहाँ पर सर्विस कमीशन के सदस्य का गांव वहीं पर है, तमाम IAS, तमाम TCS, तमाम बड़े बड़े वैज्ञानिक वहाँ से हैं। तो इसरो में काम करने वाले लोग, कैसे आप पिछड़ा? पिछड़ा का मानक क्या है? जी, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा है, उद्योग के क्षेत्र में ठीक है, कृषि की पैदावार कुछ भी फेंक के चले आइए हो जाता है, कृषि अच्छी है,
लोगों का रहन सहन अच्छा है, सोचने का स्तर अच्छा है और यहाँ के विद्यार्थी देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर पिछड़ा कैसे हो सकता है? तो ये पिछड़ा जो लोग कहते हैं उनको देवरिया की समझ नहीं है, मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूं। ये देवरिया पिछड़ा न कभी रहा है न आगे रहने वाला है।